काव्य का स्वरूप बड़ा व्यापक है। जितना व्यापक है उतना सूक्ष्म भी। अतः इसे लक्षण की परिधि में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। आदिकाल से लेकर आज तक काव्य का स्वरूप स्पष्ट करने, उसके लक्षण निर्माण तथा उसे परिभाषाओं में बांधने के प्रयास होते रहे हैं, परंतु उसका विकासशील स्वरूप लक्षणों और परिभाषाओं की सीमा से बाहर ही दिखाई पड़ता है। कहीं उसका कोई अंग नहीं आ पाता, तो कहीं उसके प्रभाव की विशेषता समाप्त हो जाती है। काव्य की व्यापकता का स्थूल प्रमाण तो यही है कि संसार के सभी देशों और जातियों में प्रारंभ से ही काव्य किसी न किसी रूप में पाया जाता है। न तो सभी संसार इसे केवल अपनी ही संपत्ति कह सकता है, न शिक्षित ही इसे अपनी बपूती। निरक्षर अशिक्षित लोगों के कंठ से काव्य की धारा फूट निकलने के प्रमाण भी हमारे सामने हैं, और असभ्य कही जाने वाली जातियों का भी अपना महत्वपूर्ण काव्य हमें मिलता है। आज हम बात करेंगे काव्य के तत्वों के संबंध में कि काव्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। अनेक काव्य के तत्वों का विश्लेषण किया गया है, और जिन लक्षणों को हमने अधिक मान्य ठहराया है उसमें से निम्नलिखित है: वाक्यम रसात्मक काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, या सत्य की अपने मूल चारुत्व में अभिव्यक्ति काव्य है। काव्य कल्पना और अनुभूति से ग्रहित सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त रचना, वाक्य रचना काव्य कही जाती है। जहाँ तक काव्य के तत्वों का सवाल है, वे कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द तत्व की। अर्थ के द्योतन के अतिरिक्त काव्य में, विशेष रूप से कविता में, शब्द तत्व की विशेषता देखने को मिलती है। अलंकारों का शब्दगत चमत्कार, विविध वृत्तियों, परुषा, कोमल, उपनागरिका का नियोजन, शब्द चयन से उत्पन्न पद की एक विशेष गति और प्रवाह, संगीतमयता आदि शब्द तत्व के विविध रूप है। काव्य का श्रुतिगत प्रथम प्रभाव इसी तत्व के द्वारा पड़ता है, और यही कविता की किसी पंक्ति को चिरकाल तक रमणीय भी बनाए रखता है। इतना ही नहीं, शब्द तत्व कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का प्रेरक भी होता है। शब्द समूह से बनी गति से प्रेरित होकर प्राय सबसे पहले कवि के अंतःकरण से छंद जागृत होता है। छंद को प्रत्यक्ष करने के बाद ही काव्य रचना का कार्य प्रारंभ होता है। अतः छंद के विविध साँचों का निर्माण शब्द तत्व के द्वारा ही होता है। शब्द की गति दो प्रकार की होती है, एक साधारण और दूसरी नर्तन। इस प्रकार काव्य में शब्द तत्व का प्रभाव स्पष्ट है। एक के स्थान पर उसी अर्थ का दूसरा शब्द रख देने से भी काव्य का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये सत्य कवि के हृदयगत और साक्षात रूप से प्रकट होता है। कवि शब्द के व्यक्तित्व और चरित्र का पारखी होता है, अतः शब्द की उसे विशेष परख होने के कारण वह शब्दों का सुनियोजित प्रयोग करता है। अतः शब्द तत्व काव्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा है अर्थ तत्व। शब्द के अलावा काव्य में अर्थ का होना अनिवार्य है। बिना अर्थ के काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। अर्थ भाव तथा कल्पना का वाहन और सत्य का स्वरूप है। अर्थ शब्द की प्रधान शक्ति है, और उसके लिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन प्रमुख शक्तियाँ मानी हैं। अर्थ को अधिक रमणीय बनाने के लिए अभिव्यंजना शक्ति की चमत्कारिक अभिव्यक्ति लक्षणा द्वारा और स्वाभाविक अभिव्यक्ति अभिधा द्वारा होती है। काव्य के अंतर्गत इन तीनों का स्थान है। अर्थ का सम्यक संयोजन अथवा औचित्य बुद्धि तत्व पर, अर्थ की साकारता कल्पना तत्व पर, और अर्थ का प्रभाव भाव तत्व पर निर्भर करता है। तीसरा, भाव तत्व काव्य में सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक है। यह छंद के स्वरूप तक का विधायक और शब्द प्रवाह के उत्स को खोलने वाला है। भाव की तीव्रता ही अभिव्यक्ति की उद्दीपक है। भाव मनोवेगों के संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है। भाव संक्रामक होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार अनुभूति जागृत करती है। भाव काव्य का बड़ा व्यापक तत्व है। यह पाठक और श्रोता का भी संस्कार करता है। भाव को साकार रूप देने वाले शब्द अर्थ और कल्पना है। बिना किसी उक्ति, चमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न के भी भाव तत्व का गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। ये काव्य का प्रकृत रूप है। लोकगीतों में भाव प्रधान रूप सर्वविदित है। भाव संगीतात्मकता का भी प्रेरक है। जो लोग काव्य का प्रधान रूप गीति रूप में देखते हैं, वे वास्तव में भाव तत्व को प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं। अगला तत्व है कल्पना तत्व। रूप सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना है। जीवन के विविध दृश्यों को सामने प्रस्तुत करना कल्पना का ही काम है। निराकार वस्तुओं और भावों को आकार देना, तथ्य को चित्रमय बनाना, चरित्र या पात्र के व्यक्तित्व को साक्षात करना, घटना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना, भाव को जगाने वाले चित्र अंकित करना कल्पना के द्वारा ही संभव है। कवियों की बिंब योजना, उनके द्वारा हृदयंगम किए हुए तथ्यों और भावों की सजीव अभिव्यक्ति कल्पना के द्वारा ही होती है। अतीत को वर्तमान बनाना, दूर को प्रत्यक्ष करना,
जीवन के अनुभव और ज्ञान को एक निश्चित रूप प्रदान करना कल्पना का प्रसार है। काव्य के अंतर्गत सत्य का दृश्यों, पात्रों, घटनाओं, रूपों आदि के द्वारा हम साक्षात्कार करते हैं। अतः इस कार्य के लिए कल्पना तत्व का प्रधान महत्व है। कल्पना के माध्यम से आए चित्र भाव को प्रेरित करते हैं और वो विचारों को भी उत्तेजित करने की शक्ति रखते हैं। सूक्ष्म विशेषताओं और गुणों को, चेष्टा, क्रियाकलाप और अभिव्यक्ति के प्रयोजन को, भाव की उलझन, तीव्रता और प्रभाव को कल्पना की सहायता के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः कल्पना तत्व का काव्य में अत्यधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त एक और अन्य तत्व है, वह है बुद्धि तत्व। विचार तत्व या बुद्धि तत्व का महत्व इस बात में है कि भाव, कल्पना आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो। औचित्य के बिना विश्वसनीयता और प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। प्रमुखता इसका स्वरूप कथा संगठन, चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के क्षेत्र में देखा गया है। प्रबंध काव्य के भीतर किन किन घटनाओं का चुनाव किया जाए, घटनाओं को किस प्रकार संगठित किया जाए अथवा उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ सके, यह बुद्धि तत्व का ही क्षेत्र है। चरित्र चित्रण में पात्र के जीवन की घटनाओं, कार्यों, वार्तालापों में औचित्य का समावेश विचार तत्व के रूप में रहता है। यही बात भाव निरूपण और वर्णन में भी होती है। किन चेष्टाओं और मनोविकारों को किस पृष्ठभूमि में किस प्रकार दिखाना चाहिए जिससे इच्छित भाव का स्पष्टीकरण हो सके, इसका विचार करके किया गया भाव निरूपण ही सफल होता है, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसी विचार तत्व या औचित्यपूर्ण रूप होने के कारण तुलसीदास का भाव वर्णन और चरित्र चित्रण इतना प्रभावशाली है कि एक के बाद दूसरे भाव में हम बहते चले जाते हैं और इसी के भाव में हम केशवदास के चित्रणों से अप्रभावित रह जाते हैं। प्रकृति चित्रण और वस्तु वर्णन में प्राय हम अनुचित विवरणों या त्रुटिपूर्ण प्रसंगों का समावेश पाकर उस पर विश्वास नहीं कर पाते, उसमें हमें अरुचि हो जाती है। इसका कारण यही है कि उसमें बुद्धि तत्व का सम्यक प्रवाह नहीं है। विचार या बुद्धि तत्व से हीन कोई भी वर्णन हास्यास्पद हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्द प्रयोगों के औचित्य और विचारता पूर्ण न जाने कितनी व्याख्याएं हुई और बराबर हो रही है। राम के गुणों के संपर्क में आने पर वे सर्वत्र शरीर पुलकित, मन मुदित और आंखों को संपूर्ण रूप से वर्णित करते हैं। सर्वत्र हमें उसे देखकर प्रसन्नता होती है। ऐसे ही वे अपने आप को कवित्व विवेक शून्य कहते हैं, जबकि कवि कभी नहीं कहता। शंकर के प्रसाद से सुमति जो काव्य के लिए आवश्यक है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो जाती। राम के प्रतिद्वंदी रावण, परशुराम आदि का अजय पराक्रम दिखाकर वे उन्हें पराजित करने वाले नायक राम का चारित्रिक उत्कर्ष ही प्रमाणित करते हैं। ये सब बुद्धि तत्व की विशेषता है। ये सभी तत्व जिसमें अपनी अपनी उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, वह काव्य निश्चित रूप से श्रेष्ठ कहा जा सकता है।